हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल एवं स्वस्थ होंगे। आज हम आपको एक नए पाठ के विषय में विस्तार पूर्वक बताएंगे एवं चर्चा करेंगे, जिसका नाम है शब्द। परंतु कल तक जो जो हमने पढ़ा है उसका हम लोग पुनरावलोकन कर लें। पहले हम लोगों ने भाषा के बारे में पढ़ा था कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर, लिखकर, सुनकर तथा पढ़कर करते हैं। तत्पश्चात हम सभी ने पढ़ा था लिपि किसको बोलते हैं। तो लिपि भाषा के लिखने के ढंग को बोलते हैं। और व्याकरण किसे कहते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से, या हम ये भी कह सकते हैं कि व्याकरण वह साधन है अथवा शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना तथा अध्ययन करना सीखते हैं। उसके पश्चात हम लोगों ने वर्ण विचार नामक पाठ का अध्ययन किया था। वर्ण का अर्थ क्या होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड अथवा टुकड़े ना किए जा सकते हो, उन्हें वर्ण कहा जाता है। तो आज बच्चों हम सभी लोग शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। हमने शुरुआत की थी भाषा से, फिर उसकी लिपि बताई, फिर व्याकरण का अर्थ समझाया, फिर वर्ण का अर्थ समझाया। तो वर्ण से ही शब्द बनते हैं। तो विद्यार्थियों, शब्द किसको बोलते हैं हम आपको बताते हैं। तो क्या लिखा है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि वर्णों का सार्थक समूह, सार्थक मतलब अर्थ लिया हुआ, ऐसा नहीं कि कोई भी वर्ण कहीं पर भी रख दिया, लेकिन ये सार्थक समूह होना चाहिए। इसीलिए वर्णों का सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। जैसे आना, जाना, कमल, मेरा इत्यादि। तो बच्चों, शब्दों का अपना महत्व होता है। किसी अच्छे शब्द से हम अपने विचारों को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं और बुरे शब्द से बुराई ही फैलती है। इसीलिए शब्दों का प्रयोग बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। और कहा भी गया है कि शस्त्र से लगी चोट का उपचार किया जा सकता है, परंतु शब्दों से लगी हुई चोट का उपचार करना संभव नहीं होता, मुश्किल होता है। तो आज हम बच्चों जानना चाहेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है। तो हम देखते हैं यहां पर लिखा है उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द एवं विदेशी शब्द। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द। तो देखते हैं विद्यार्थी, तत्सम शब्द किसको बोलते हैं कि हिंदी के अनेक शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इसको अगर सरलतम परिभाषा इसकी लिखनी हो या पढ़नी हो तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में अपरिवर्तित रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि संस्कृत के ही शब्द हैं ये, लेकिन इनका प्रयोग बिना परिवर्तन के हिंदी की भाषा में किया जाता है। जैसे दुग्ध, दुग्ध लिखा है, देखिए सबसे पहले दुग्ध लिखा है। तो हम आम बोलचाल की भाषा में दुग्ध का प्रयोग नहीं करते, जिह्वा का प्रयोग नहीं करते, ग्राम का प्रयोग नहीं करते, मातृ का प्रयोग नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर मानक हिंदी भाषा में देखा जाए, अगर हिंदी भाषा को सही सही रूप से, सही सही ढंग से परखा जाए, तो ये जो शब्द हैं तत्सम शब्द, ये संस्कृत भाषा से हिंदी में आकर सम्मिलित हो गए हैं, लेकिन इनमें इनका आकर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए जैसे दुग्ध है तो हम आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं उन्हें, दूध। जिह्वा है तो आम बोलचाल की भाषा में क्या बोला जाता है, जीभ। ग्राम है तो ग्राम की आम बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं, गांव। और मातृ जो लिखा है उसको आम बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं, माता। तो इसीलिए बेटा ये तत्सम शब्द जो हैं ये वे शब्द हैं जो आमतौर पर हम प्रयोग में नहीं लाते, परंतु फिर भी ये संस्कृत भाषा से आकर हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए हैं और इनका रूप वैसे का वैसा ही है, बदला नहीं है, अपरिवर्तनशील है। तो अब देखते हैं ये दुग्ध, जिह्वा, ग्राम और मातृ। अब देखिए कुछ चित्र दिए गए हैं, दर्शाए गए चित्रों के नाम तत्सम रूप में लिखिए। अब जैसे ये चित्र है, अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बोलेंगे
तो हम कहेंगे अरे ये तो सात है, ये मोर है, ये कान है, ये घोड़ा है, ये होंठ है, ये घर है, ये आम है, ये अग्नि है। तो आम बोलचाल की भाषा में तो हम ऐसे ही बोलेंगे इसको, लेकिन यहां बोला गया है कि दर्शाए गए चित्रों के नाम तत्सम रूप में लिखिए। तो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये जो नाम है तत्सम रूप में इनको लिखने को बोला गया है। तो इसको सात नहीं बोलेंगे इनका तत्सम रूप, इनको हम क्या बोलेंगे, सप्त। और अगर हमको मयूर का क्षमा चाहता हूं, मोर का अगर तत्सम रूप बोला जाए तो हम क्या लिखेंगे, मयूर। और नीचे कान दिया गया है, कान का तत्सम रूप क्या होगा, कर्ण। उसके नीचे दिया गया है घोड़ा, अब घोड़े का तत्सम रूप क्या होगा, अश्व। उसके बाद यहां पर होंठ दिया गया, होंठ का तत्सम रूप क्या होगा, ओष्ठ। घर का तत्सम रूप गृह। आम का तत्सम रूप आम्र। और आग का तत्सम रूप क्या होगा, अग्नि। ठीक है, तो ये तत्सम रूप हैं, संस्कृत के ही शब्द हैं, लेकिन हिंदी में इनका प्रयोग कभी कभी किया जाता है। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने समझा कि तत्सम रूप कौन से होते हैं, शब्दों के तत्सम रूप का क्या अर्थ होता है। अब हम जानते हैं कि तद्भव रूप क्या होते हैं। तो लिखा है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित होकर अपने सरल रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी ये शब्द भी हिंदी भाषा के हैं और वो शब्द भी हिंदी भाषा के हैं, लेकिन उनकी मुख्यतः जो भाषा है तत्सम शब्दों की, वो संस्कृत भाषा है। और संस्कृत भाषा से ही सारे शब्दों की उत्पत्ति हुई है, सारी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। ये भी संस्कृत भाषा के शब्द हैं और वो भी संस्कृत भाषा के शब्द हैं, परंतु फर्क अंतर इनमें इतना है कि तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत भाषा के रूप में ही रहकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, अपरिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन तद्भव शब्द क्या होते हैं, ये भी संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं, लेकिन ये परिवर्तनशील होकर, परिवर्तित होकर अपने सरल रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो सरल भाषा में अगर इसकी परिभाषा जाननी हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित होकर अपने सरल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे जीभ, हमने अभी तत्सम शब्द पढ़ा था ना जीभ का, तो तत्सम शब्द क्या था जीभ का, जिह्वा। और अभी हम लोगों ने गांव का भी तत्सम शब्द पढ़ा था, गांव का तत्सम शब्द क्या था, ग्राम। माता का तत्सम शब्द क्या था, मातृ। तो ये सारे तद्भव शब्द हैं। तो जिह्वा का जीभ हो जाता है, ग्राम का गांव हो जाता है, मातृ का माता हो जाता है। तो ये तद्भव शब्द कहलाते हैं जो हिंदी भाषा में सरलतम रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं और संस्कृत भाषा से ही ये लिए गए हैं। अब देखिए, हम देखते हैं इन तत्सम शब्दों के जो शब्द दिए गए हैं, ये आपके तत्सम शब्द दिए गए हैं। अब इन तत्सम शब्दों का हमें तद्भव रूप लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शत। शत का तद्भव रूप क्या होगा, 100। उसके पहले हम लोगों ने देखा सूर्य, तो सूर्य का तद्भव रूप क्या होगा, सूरज। उसी तरह से सर्प, सर्प का तद्भव रूप क्या होगा, सांप। उसी प्रकार से निद्रा का तद्भव रूप क्या होगा, नींद। मृग का तद्भव रूप क्या होगा, हिरण। और घट का तद्भव रूप क्या होगा, घड़ा। तो बच्चों, हम सभी को समझ आ गया होगा कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं और तद्भव शब्द कौन से होते हैं। मैं एक बार फिर से पुनरावलोकन कर देता हूं अपनी वाणी के माध्यम से कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं और हिंदी भाषा में अपरिवर्तित रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। और तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो कि वो भी संस्कृत भाषा से ही लिए जाते हैं और हिंदी भाषा में परिवर्तित होकर सरल भाव से प्रयोग में लाए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब हम जानते हैं कि देशज शब्द किनको बोलते हैं। तो देशज शब्द मतलब देशी शब्द। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी प्रदेशों में आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए इन्हें देशज शब्द कहा जाता है। तो मैं फिर से इसको सरलतम भाषा में, सरलतम परिभाषा इसकी बताता हूं आपको कि आम बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। फिर से बता देता हूं, आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की, पगड़ी, डिबिया, झुग्गी
आदि। ये सभी शब्द जो हैं देशज शब्द हैं। ये ना तत्सम शब्द हैं ना तद्भव शब्द हैं। ये तत्सम और तद्भव के अलावा उसके अलावा के ये शब्द हैं जो आम बोलचाल की भाषा में, हिंदी भाषा में प्रयुक्त कर लिए गए हैं। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि विदेशी शब्द कौन से होते हैं। विदेशी शब्द मतलब विदेशी भाषाओं से जो शब्द हिंदी भाषा में आकर सम्मिलित हो गए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे हमारे प्रदेश में, हमारे देश में अनेक संस्कृतियों का प्रादुर्भाव हुआ, अनेक संस्कृतियों के लोग आकर यहाँ पर बसे, उनकी भाषाओं के माध्यम से कुछ शब्द हिंदी भाषा में आकर सम्मिलित हो गए तो वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। परिभाषा लिखी है, हिंदी भाषा में अनेक शब्द विभिन्न विदेशी भाषाओं से अपनाए गए हैं, यही शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुछ शब्द अरबी भाषा के हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं, कुछ उर्दू भाषा के शब्द हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं, कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द भी हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं, कुछ शब्द जो हैं पुर्तगाली समय के हैं। तो ये सारे शब्द जो हैं विदेशी शब्द हैं और हमारी हिंदी भाषा ने इनको अपना लिया है, इसीलिए ये शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे पेन हो गया, स्कूल, मशीन, कार, डॉक्टर आदि। और भी देखिए कुछ शब्द हैं जैसे टेलीफोन, साइकिल, कमीज, कैंची, पेंसिल, डॉक्टर, स्कूल, कंप्यूटर, कार्टून आदि। तो विद्यार्थियों अभी तक हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम पढ़ेंगे कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद होते हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद अथवा अर्थ के आधार पर शब्द भेद एक ही बात है। इनको हम अर्थ के आधार पर शब्द भेद भी कह सकते हैं और वाक्य में प्रयोग के आधार पर भी शब्द भेद कह सकते हैं। तो हम आइए अब हम जानते हैं कि अर्थ के आधार पर कौन कौन से शब्द भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर केवल दो शब्द भेद होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द, दूसरे होते हैं निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किनको बोलते हैं? इसमें अर्थ इसी शब्द में ही निहित है कि जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। कि जो शब्द कुछ निश्चित अर्थ लिए होते हैं अथवा जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कार, बस, पूजा घर, पानी, लड़का आदि। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं जो शब्द अपने आप में किसी भी काम के नहीं होते या उनका कोई अपना अर्थ नहीं होता, वे किसी और शब्द के साथ जुड़कर अपने अर्थ में विशेषता लाते हैं। या सरल भाषा में कह सकते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ होता ही नहीं है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे बोटी। अब बोटी जो शब्द लिखा है वो किसके साथ जोड़ते हैं हम? जैसे हम कहते हैं ना रोटी बोटी। अभी खट, ये खट खट, दरवाजा खटखटा रहा है कोई या खट खट कर रहा है, तो इसका कोई अपना शब्द नहीं है। ये सब बनावटी शब्द हैं और इनका कोई अपना अर्थ नहीं है। अब वानी, वानी तो हम कभी बोलते नहीं, हम क्या बोलते हैं? पानी, वानी। तो ये शब्द जो होते हैं इनका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, फिर भी इनका प्रयोग कभी कभी हम हिंदी भाषा में करते हैं। इसलिए ये शब्द इनकी अपनी एक सीमा है अथवा योग्यता है, इसलिए इन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। तो विद्यार्थियों अभी तक हम लोगों ने जाना उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद एवं अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अब हम सभी समझते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूं बच्चों कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। अब देखिए सबसे पहले हम जानते हैं रूढ़ शब्द किनको बोलते हैं। तो लिखा है जो शब्द अपने में पूर्ण होते हैं और जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता एवं जो परंपरा से विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। सरल भाषा में तो समझे कि ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, बस इतना ध्यान में देना है कि जिन शब्दों के टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ शेष नहीं रह जाता वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है ना रूढ़िवादी, परंपरावादी शब्द, तो ये शब्द जो हैं परंपरा से ही ये माने जाते हैं और इनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ शेष नहीं रह जाता। जैसे फूल। अब फूल का फा में ऊ की मात्रा प्लस ला करें तब बनता है फूल, लेकिन अगर इस फूल के दोनों वर्णों को अलग अलग करके लिख दिया जाए
तो कोई अर्थ शेष नहीं रह जाएगा। तो फूल का अर्थ क्या है? फूल ही है। और जब हम फूल बोलते हैं तो एक पुष्प की जो आकृति है वो हमारे मस्तिष्क में उभर के आती है। अगर हम इसको सब्जी बोलते होते परंपरा से तो सब्जी की आकृति उभर के आती हमारे सबके सामने, लेकिन हम जानते हैं कि ये फूल है तो फूल का अर्थ होगा या तो गुलाब का फूल या तो गेंदे का फूल। लेकिन अगर परंपरा से यही सिखा दिया जाता कि फूल का अर्थ सब्जी होता है तो हम उसको सब्जी के रूप में ही देखते। इसीलिए परंपरावादी रूढ़िवादी शब्द हैं और इनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है, कि परंपरागत शब्द हैं। इसी प्रकार पुस्तक, कमल, फल ये सभी रूढ़ शब्द हैं। तो विद्यार्थियों, आज के लिए ही इतना ही, और बाकी के बचे हुए पाठ का अवलोकन हम कल करेंगे। आगे जानेंगे कि यौगिक शब्द कौन से होते हैं और योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, और भी हम काफी तरीके के शब्दों के भेदों के बारे में जानेंगे। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।